नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के तख्त ताज पर कई बहादुर मुगल बादशाह आसीन हुए हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर और बहादुर शाह जफर जैसे बादशाहों का नाम हमेशा किसी न किसी अलग अलग वजहों से जाना जाता रहा है। लेकिन इन्हीं सबसे अलग एक मुगल बादशाह भी रहा जो अपनी रंगीनियों के लिए जाना जाता था। दोस्तों, यहाँ तक कि लोगों ने उसके नाम के पीछे भी रंगीला उपनाम की तरह जोड़ दिया था। इनका नाम था मोहम्मद शाह, लेकिन इतिहास इन्हें मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानता है। दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीला अपने नाम के अनुरूप ही काफ़ी रंगीन मिजाज का था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद रंगीला ने कलाकारों को प्रोत्साहित करना शुरू किया। रंगीला खुद रंगीन मिजाज का था। यही नहीं, वो जंगलों में युवतियों की यानी कि महिलाओं की ड्रेस पहनकर जाता था। कई बार तो दरबार में भी वह युवतियों के कपड़े या फिर नंगे होकर ही घूमता रहता था और दरबारियों को भी नग्न होने के लिए कहता था। जब वह दरबारियों को नग्न होने के लिए कहता था और दरबारी उसकी बात को अनसुना करते थे तो वह उन्हें तरह तरह की यातनाओं से पीड़ित करता था। दोस्तों, उसने कई महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे और घिनौने काम भी किए। ये वही मुगल बादशाह है जिसने नादिर शाह को कोहिनूर हीरा भेंट कर दिया था। दरअसल रंगीला की एक रखेल थी नूरबाई। नादिर शाह ने जब मुगल सल्तनत को बंदी बनाया तो नूरबाई ने नादिर शाह से बीसी सांठगांठ कर ली और उसी ने नादिर शाह को बताया कि बादशाह ने कोहिनूर को अपनी पगड़ी में छुपा कर रखा हुआ है। दोस्तों, घाघ नादिर शाह ने पगड़ी बदल रस्म के बहाने उस कोहिनूर को अपने कब्जे में कर लिया था। बेतहाशा शराब पीने और अफीम की लत ने मोहम्मद शाह रंगीला को अपनी सल्तनत ही की तरह अंदर से खोखला कर दिया। इसीलिए उनकी उम्र छोटी ही रही। दोस्तों, नादिर शाह रंगीला अभी 46 वर्ष का ही था। एक दिन अचानक उन्हें गुस्से का दौरा पड़ा। उन्हें उठाकर हयात बख्श बाग में भेज दिया गया। लेकिन ये बाग भी बादशाह की जिंदगी की घड़ियों को लंबी नहीं कर सका और वो सारी रात बेहोश रहने के बाद अगले दिन इस दुनिया को छोड़ दिया। उन्हें निजामुद्दीन औलिया की मजार में अमीर खुसरो के बराबर दफन किया गया। और दोस्तों, अप्रैल की 15 तारीख थी और साल था 1748। एक लिहाज से ये मोहम्मद शाह के लिए अच्छा ही हुआ क्योंकि इसी साल नादिर शाह के एक जनरल अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर हमलों की शुरुआत कर दी थी। दोस्तों, इनके शासनकाल में 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली में भयानक लूट मार फैला दी और दिल्ली में कोहिनूर हीरा समेत तख्ते ताउज इसको लूटकर वापस आ गया। मोहम्मद शाह रंगीला बहुत ही कमजोर शासक के रूप में उभरकर सबके सामने आया। विदेशी आक्रमण भी हुए। बाजीराव में 1737 में दिल्ली के युद्ध में मुगल सेना को दिल्ली में पराजित कर दक्षिण भारत लौट गया और लौटते वक्त निजाम और मुगलों की सेना को भोपाल में उसका सामना किया, पर बाजीराव प्रथम ने भोपाल में निजाम और मुगलों की सेनाओं को भी पराजित कर भोपाल की संधि को उससे मालवा क्षेत्र को उसको प्राप्त हो गया। मुगलों का अंत शुरू हो गया और विदेशी शक्तियां भारत में वापस आने लगी। दोस्तों, यही वो वक्त था जब 1719 से 1748 तक मुगल बादशाह रहे। इन्हें मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना गया। यह बड़े रंगीन और तबके के थे। इन्हें नाच गाने का बहुत ज़्यादा शौक था। उनका आधे से ज़्यादा वक्त नाच गाने और कई विदेशी शक्तियों के नज़र में मुगल सल्तनत पर पड़ी क्योंकि उस वक्त मुगल काफ़ी कमज़ोर थे। पिछले कई वर्षों में कई सारे सम्राटों के गद्दी पर बैठने के कारण मुगल साम्राज्य पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गया था और उधर नादिर शाह और मुगल बादशाह रंगीला अपनी अय्याशियों और मौज शौक के नशे में पूरी तरह से चूर था, जिसके कारण कई विदेशी शक्तियां भारत में अपने पांव पसारने लगी। इनका राज्याभिषेक 1719 में इसी में सैयद बंधुओं की सहायता से होने लगा। उन्होंने
ने मोहम्मद शाह को सुल्तान बनाने की कोशिश की, परंतु मोहम्मद शाह को सैयद बंधु से काफ़ी खतरा पैदा हो गया, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई सारे मुग़ल सम्राटों का कत्ल करवा दिया था, जिसके कारण उन्होंने सर्वप्रथम आसफ जा प्रथम, जो कि आगे चल के हैदराबाद का निज़ाम बना, उसकी सहायता से सैयद बंधुओं को ख़त्म करवा दिया 1722 ईस्वी में, और एक और स्वतंत्र मुग़ल सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। हालांकि उनके जीवन की एकमात्र सफलता यही रही। उसके बाद उनके जीवन में लगातार हार का सिलसिला शुरू हो गया। 1724 में निज़ाम उस मुल्क ने मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें उन्होंने दक्कन से अवध न आने का फैसला किया। दक्कन से अवध न आने के इस फैसले परंतु मोहम्मद शाह ने उसने कहा कि दक्कन की सूबेदार छोड़कर अवध की सारी सूबेदार बन जाए, परंतु निज़ाम मुल्क ने इस बात को नकार दिया और अपनी सेनाओं को लेकर मुग़ल सम्राट की सेना को 1726 ईस्वी में पराजित कर दिया, जिसमें मराठाओं ने भी निज़ाम की मदद की थी। 1736 ईस्वी में बाजीराव पेशवा की सेनाओं ने दिल्ली की ओर कूच करने लगे और आगरा पहुंचे। मोहम्मद शाह ने शहादत अली खान प्रथम, जो कि अवध के नवाब थे, उनसे कहा कि वह बाजीराव प्रथम को दिल्ली आने से पहले ही रोक ले, परंतु उन्होंने शहादत अली खान को धोखा देते हुए दिल्ली की ओर बाजीराव को निकाल दिया। शहादत अली खान आगरा में ही अपनी 1 लाख की सेना लेकर इंतजार करते रहे। बाजीराव प्रथम दिल्ली पहुंच गया और वहां पहुंचकर उसने काफ़ी लूट मचाई। मोहम्मद शाह ने बाजीराव की सेना को देखकर लाल किले में छुप गया। बाजीराव प्रथम ने दिल्ली को लूटकर वापस लौट गया। इस बात को लेकर मोहम्मद जाने निज़ाम उल मुल्क की दक्कन के सूबेदार थे, उनको पत्र लिखा और बाजीराव को पुणे से पहले ही रोकने के लिए कहा। निज़ाम उस मुल्क, जो कि 1728 में बाजीराव प्रथम द्वारा हराया जा चुका था, बाजीराव से बदला लेना चाहता था, जिसने भोपाल के निकट बाजीराव की सेनाओं को घेर लिया, जिसने बाजीराव ने निज़ाम और मुग़ल सेनाओं को पराजित कर दिया और भोपाल की संधि 1738 में उन्हें मालवा क्षेत्र प्राप्त हुआ। संपूर्ण मालवा क्षेत्र बाजीराव प्रथम को प्राप्त हो चुका था और उसके लिए बहुत बड़ी सफलता थी। मुग़ल कमज़ोर हो गया। 1739 में नादिर शाह ने ईरान से भारत की ओर रुख किया। हिंदू कुश के पहाड़ पर पार करते हुए पेशावर के सूबेदार को पराजित करने में वह सफल हुआ। 1739 में भारत में वह दाखिल हो गया। उसने करनाल पहुंचकर मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह की सेनाओं को, जो कि करीब 1 लाख से भी अधिक थी, उसको पराजित किया और मुग़ल सम्राट को लेकर दिल्ली की ओर चला दिया। उसने मोर्चों को कैद कर लिया और दिल्ली की जाकर खुद को सुल्तान घोषित कर लिया। दिल्ली में उसके नाम का खुदाबा पढ़ दिया, परंतु बाद में उस पर दिल्ली घुसते हुए उसके सीने में गोली चलाई गई। नादिर शाह इस बात से नाखुश हो गया और उसने सभी सैनिकों को दिल्ली में लूटपाट मचाने का आदेश दे दिया। दिल्ली में भयानक लूट मचाई गई और 40,000 से भी ज़्यादा लोगों का कत्ल करवा दिया गया और अरबों का खजाना लाल किले से लूट कर ले जाया गया, जिसमें कोहिनूर और तख्त ताउस भी शामिल था। ये हार उसके लिए बहुत बड़ी थी, जिसे मुग़ल सम्राट की ताकत बिल्कुल शक्तिहीन हो गई और भारत में विदेशी शक्तियों का पूरी तरह से बोलबाला हो गया। यह उसके कम नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता और दर्शाता था। उसका मन नाच गाने में और शायरी में ज़्यादा लगता था। इसके कारण ही मुग़ल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। अंतर 1748 ईस्वी में जो 46 वर्ष का था, उसका निधन हो गया और उसका निधन बहुत ही बुरी तरीके से हुआ। निज़ाम उल मुल्क, जिस पर उसका बहुत भरोसा था, उसकी यद्य में मौत हो जाने के कारण वह अकेले कमरे में बैठकर चिल्लाया करता था और उसके दुख से उसे सहन नहीं हुआ और अंत में 1748 में उसकी भी मौत हो गई। उसके बाद उसके पुत्र अहमद शाह बहादुर मुग़ल का सम्राट बना।
दोस्तों इसके बाद आगे की कहानी हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे। तो दोस्तों आप सभी को कैसी लगी हमारी यह वीडियो? अगर आप सभी को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों ऐसे सम्राट के बारे में आपकी क्या राय है वह भी हमें बताएं। दोस्तों आप सभी से हमारी गुजारिश है कि आपके छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक हमारी आने वाली नई वीडियो को पहुंचाते रहें। धन्यवाद।